बहुत समय पहले की बात है। हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत खतरनाक डायना चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल थी। डायना चुड़ैल पृथ्वी पर लोगों का जीना मुश्किल करती थी। उसका जब दिल चाहता किसी बच्चे को उठाकर ले जाती और उसका खून पी लेती। उसका जो दिल चाहता था वह करती थी। अपनी काली शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी और पृथ्वी पर सभी जनजाति डायना चुड़ैल से बहुत डरते थे। पृथ्वी के सभी लोग ना चाहते हुए भी डायना चुड़ैल की पूजा करते थे। वह जैसा डायना चुड़ैल कहती थी वैसा ही करते थे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और समय के साथ साथ डायना चुड़ैल बूढ़ी हो जाती है। उसकी काली शक्तियां कमजोर होने लगी थी। वह पृथ्वी के लोगों को डराने में कामयाब नहीं हो पा रही थी और कुछ ही दिनों में पृथ्वी के सभी लोगों ने डायना चुड़ैल से डरना खत्म कर दिया था। अब सभी लोग अपनी जिंदगी में एक हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगी से डायना चुड़ैल का खतरा खत्म हो गया था। लेकिन डायना चुड़ैल को यह बात पसंद नहीं आई और उसने प्राचीन काल की बहुत सारी चुड़ैलों की बुकें पढ़नी शुरू कर दी। और एक दिन डायना चुड़ैल को हल मिल भी जाता है कि वह दोबारा से किस तरह से शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, तो सिमसिम चुड़ैल ने अपनी इस किताब में यह लिख रखा है, अगर पूर्णिमा से पहले कोई लड़की चांद को चुरा कर लेकर आएगी और उस वक्त वह चुड़ैल पूर्णिमा की रात चांद के सामने 20 लड़कियों की बलि चढ़ाएगी तो कोई भी बूढ़ी चुड़ैल जवान बन सकती है और उसके पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियां भी आ जाएंगी जो अब तक किसी भी चुड़ैल के पास नहीं है। अरे वाह, इस किताब में तो बहुत कुछ लिखा है। अब मुझे ऐसी लड़की की तलाश करनी होगी जो पूर्णिमा से पहले पहले मेरे लिए चांद की चोरी करके ला सके और उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। अब मैं पृथ्वी की किसी भी जनजाति को सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी। मेरा तांडव दोबारा से शुरू हो जाएगा। ऐसा सोचकर डायना चुड़ैल एक ऐसी लड़की की तलाश में निकल जाती है जो वह उसके लिए चांद की चोरी कर सके। वहीं दूसरी तरफ सोनापुर नामक गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थीं। एक का नाम अनामिका था और दूसरी का नाम नेहा था। अनामिका बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह खेतों में मजदूरी करती थी, पैसे कमाती थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लेकिन नेहा अनामिका से बिल्कुल विपरीत थी। वह एक लालची लड़की थी। अगर कोई भी इंसान नेहा को 10 रुपए का भी लालच देता तो वह उसके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाती। एक दिन अनामिका के पास पड़ोस की एक आंटी आती हैं और वह अनामिका से कहती हैं, देखो अनामिका, नेहा ने 50 रुपए के लालच में आकर मेरी बेटी की बहुत पिटाई की है। अब उससे चला भी नहीं जा रहा। अनामिका, तुम तो बहुत अच्छी हो, कम से कम थोड़े गुण अपनी सौतेली बहन को भी दे दो। उसे पैसों का लालच देकर कोई भी कितना भी खतरनाक काम करवा सकता है। अभी भी समय है, उसे रोक लो। आंटी जी, मैं तो नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनती क्योंकि मैं तो उसकी सौतेली बहन हूँ ना। लेकिन फिर भी आंटी जी, मैं उसे एक बार और समझाने की कोशिश करूंगी, आप चिंता ना करो। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सौतेली बहन की तरफ से आंटी से माफी मांगती है। आंटी के जाने के बाद जैसे ही नेहा घर आती है तो अनामिका नेहा से कहती है, नेहा, यह तुम क्या करती फिर रही हो? अभी सरिता आंटी आई थी, तुमने उनकी बेटी की बहुत पिटाई की, वो भी सिर्फ 50 रुपए के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तो बहुत गलत बात है। नेहा, अभी भी समय है, सही रास्ते पर आ जाओ। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो यह बहुत गलत है। देख अनामिका की बच्ची, तू मेरी सौतेली बहन है तो सौतेली बहन ही बनकर रहे। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी अच्छाई की मूर्ति बनकर हमें क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता। अब तू ही देख, मैंने सरिता की बेटी की पिटाई की और फ्री में मुझे 50 रुपए मिल गए। मैंने बहुत मजे के मोमोज खाए, वरना तो घर आकर क्या मिलता? वही कल की बासी रोटी। चल अब मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे सोना है। नेहा, मैं भी तो खेतों में मजदूरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मेरी तरह तुम भी काम करो, फिर तुम्हारा जो दिल चाहता है वह खाओ। मोमोज खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। किसने तुम्हें रोका है? नेहा, बुराई के रास्ते पर चलकर पैसा कमाना छोड़ दो और मेहनत करो। अनामिका ऐसा कहकर अपनी सौतेली बहन को बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन नेहा अनामिका की एक नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा अपनी कुछ दोस्तों से कह रही थी, तुम्हें पता है, एक दिन मैं इस दुनिया पर राज करूंगी और मेरे पास बहुत सारी धन दौलत होगी।
हाँ हाँ, वो तो तू हमसे रोज ही कहती है, जैसे हमें तेरा पता ही ना हो। कभी चोरी करती है, कभी किसी से रिश्वत लेती है, तब जाकर तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन पाती है, और कभी कभी पिज्जा बर्गर खा पाती है, और हमेशा बात करती है इतनी लंबी लंबी, दुनिया पर राज करेगी, जैसे हम तुझ जैसी फटीचर को जानते ही नहीं है। अगर तेरी सौतेली बहन न होती तो तुझे रहने के लिए छत भी नहीं मिलती, वो तो घर का किराया तेरी सौतेली बहन दे देती है। बहुत सारी धन दौलत होगी। तुम देखना, इस बार इतने बड़े घर में चोरी करूंगी कि मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। मेरी लंबी कार, बंगला, ये सब देखकर तुम सब जलोगी। ऐसा कहकर नेहा वहां से आ जाती है। उसकी और उसके दोस्तों की यह सब बातें डायना चुड़ैल सुन लेती है, और उसे जैसी लड़की की तलाश थी, डायना चुड़ैल को नेहा के रूप में मिल जाती है। डायना चुड़ैल नेहा के पास जाती है तो नेहा चुड़ैल को देखकर डर जाती है। तभी डायना चुड़ैल नेहा से कहती है, मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इंसान के रूप में तुम भी चुड़ैल ही हो। मुझे पता चला है कि तुम पैसों के लालच में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाती हो। तो ठीक है, अगर तुम मेरे लिए चांद की चोरी करोगी तो तुम्हें इतनी सारी धन दौलत दूंगी कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। चुड़ैल की यह बातें सुनकर नेहा बहुत हंसती है, और हंसते हुए डायना चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, आप मुझसे मजाक कर रही हो क्या? चांद कौन चुरा सकता है? मैं तो सिर्फ घर में छोटी मोटी चोरी करती हूँ, चांद की चोरी मुझसे नहीं होगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ विधि सिखाती हूँ जिसकी मदद से तुम चांद तक पहुँच जाओगी और आसानी से चांद को चुराकर पृथ्वी पर लेकर आ सकती हो। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आने वाली है। तुम्हें पूर्णिमा से एक दिन पहले चांद को चुरा कर लेकर आना होगा। उसके बाद तुम्हें जितनी धन दौलत चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। ऐश करना। चुड़ैल की बातें सुनकर नेहा खुश हो जाती है, और वह चांद की चोरी करने के लिए तैयार हो जाती है। पूर्णिमा आने तक चुड़ैल नेहा को काली शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखा देती है, और नेहा काली शक्तियों की मदद से चांद तक जाने के लिए सीढ़ियां बना लेती है। और कुछ समय बाद उन सीढ़ियों की मदद से नेहा चांद तक पहुंच जाती है, और आसानी से चांद को चुराकर पृथ्वी पर लेकर आ जाती है और चुड़ैल को दे देती है। तभी डायना चुड़ैल नेहा से कहती है, तुमने चांद की चोरी तो कर ली है और कल पूर्णिमा की रात है, लेकिन उससे पहले तुम्हें गांव की 20 लड़कियों को लेकर आना होगा। मैं पूर्णिमा के दिन चांद के सामने उन सभी 20 लड़कियों की बलि चढ़ाऊंगी और उनका खून पीऊंगी, जिसकी मदद से मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे पास बहुत अद्भुत शक्तियां हो जाएंगी। डायना चुड़ैल नेहा के सामने ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन नेहा को तो सिर्फ धन दौलत का लालच था। वह चुड़ैल के लिए 20 लड़कियों की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाती है, और नेहा पार्क में जाती है और छोटी छोटी लड़कियों को टॉफी और चॉकलेट का लालच देती है और उन्हें किडनैप कर लेती है। इसी तरह नेहा 20 लड़कियों को डायना चुड़ैल के पास ले जाती है। गांव की 20 लड़कियां गायब होने की वजह से गांव में हाहाकार मच जाता है, और जब पूर्णिमा की रात को चांद भी नहीं निकलता तो गांव में सभी चौंक जाते हैं और वह आपस में बातें करने लग जाते हैं। पता नहीं आखिर हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। पहले तो गांव की 20 लड़कियां गायब हो गई, और आज पूर्णिमा की रात है और चांद भी नहीं निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हमें नजर नहीं आ रही। इस तरह पूर्णिमा की रात अमावस होना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। बहन जी, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ। गांव में सभी लोग आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनामिका को नेहा की बहुत चिंता हो रही थी। कल से तो मुझे नेहा भी नजर नहीं आ रही। कहीं उन 20 लड़कियों की तरह नेहा भी तो गायब नहीं हो गई। मुझे नेहा को ढूंढना होगा, कहीं नेहा किसी मुसीबत में ना हो। बेचारी अनामिका, उसे कहाँ पता था जिसकी वह चिंता कर रही है उसी की वजह से गांव में हाहाकार मच रहा है। अनामिका नेहा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी अनामिका को एक गुफा से बहुत तेज रोशनी आती नजर आती है। अनामिका चुपकर देखती है तो वहाँ छोटी छोटी 20 लड़कियां और चांद होता है, और नेहा डायना चुड़ैल के साथ खड़ी होती है। तभी अनामिका सब समझ जाती है, और वह समय बर्बाद किए बिना गांव में सभी लोगों को सच बता देती है कि चुड़ैल के साथ मिलकर नेहा ने चांद को चुरा लिया है और वह 20 लड़कियों की बलि चढ़ाने वाली है। तभी गांव के सभी लोग अनामिका के साथ
गंगा जल लेकर उस गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी अनामिका नेहा से कहती है, नेहा अभी भी समय है कि तू इन सभी लड़कियों को आजाद कर दे और चांद को चांद की जगह पर पहुंचा दे, वरना इस डायना चुड़ैल के साथ तेरा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि तू धन दौलत के लालच में इतनी अंधी हो जाएगी कि तुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो इन मासूम बच्चों की बलि चढ़ाने वाली थी। आज तुझे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तू मामूली सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। डायना चुड़ैल के साथ मिलकर मैंने बहुत सारी काली शक्तियाँ सीख ली हैं। मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनने से कोई नहीं रोक सकता और डायना चुड़ैल को दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इन गांव वालों को लेकर आई है, ये सब लोग मिलकर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। डायना चुड़ैल के साथ मिलकर नेहा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तभी अनामिका गंगा जल लेती है और डायना चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। गंगा जल की वजह से चुड़ैल तुरंत जलकर राख हो जाती है और उसकी सारी काली शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। यह सब देखकर नेहा चौंक जाती है और अनामिका सभी लड़कियों को आजाद कर देती है। और कुछ समय बाद अनामिका सीढ़ियों की मदद से चांद को चांद की जगह पहुंचा देती है। चांद की रोशनी से पूरा गांव जगमगा जाता है। तभी गांव वाले अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं। आज अनामिका की हिम्मत और साहस की वजह से मासूम लड़कियां भी आजाद हो जाती हैं और चांद भी अपनी जगह पर पहुंच जाता है। और गांव वाले नेहा को पुलिस के हवाले कर देते हैं चांद की चोरी के इल्जाम में, और उसने 20 लड़कियों को किडनैप किया था। नेहा को पुलिस लेकर जा रही थी। तभी अनामिका नेहा से कहती है, नेहा मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि बुराई का रास्ता कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे लालच और बुराई के रास्ते ने देखो आज तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया, जेल की सलाखों के पीछे। अनामिका मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए का बहुत पछतावा है। मैं जेल से आकर एक अच्छी लड़की की तरह मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी। कभी धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगी। इस तरह नेहा जेल चली जाती है और अनामिका दोबारा से मेहनत करती है, पैसे कमाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आरोही और सपना दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनों की जिम्मेदारी सावित्री के ऊपर आ जाती है और वह रात दिन मेहनत कर कर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। अपनी माँ को ऐसा देख दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। बेटा मुझे अब नहीं लगता मैं और जी पाऊंगी। मेरा तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया। आरोही बेटा, मेरे जाने के बाद तुमसे यह घर भी छिन जाएगा और तुम्हारे पास खाने पीने का कोई और साधन नहीं है। इसलिए बेटा तुम अपने चाचा किशोर दास के घर चली जाना। तुम्हारे चाचा तो अच्छे हैं, लेकिन चाची थोड़ी गुस्से की तेज है। उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। अब एकमात्र सहारा वही घर है तुम्हारा। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्चियों। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखना हम दोनों बहन आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। माँ माँ अपनी आंखें खोलो। अभी तो आप हमसे बातें कर रही थी, अचानक आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? माँ माँ अपनी आंखें तो खोलो, कृपया करके हमारी बात तो सुनो माँ। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश सोचकर अपने चाचा चाची के घर चली जाती हैं। दोनों बहनों को देखकर चाची सुमन आग बबूला हो जाती हैं और वह दोनों बहनों को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम दोनों गरीब मनहूस बहनों की मेरे महल जैसे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुमसे हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तुम जैसे गरीबों से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। सारा घर गंदा कर दिया। अभी इसे अच्छी तरह से पवित्र करवाना पड़ेगा। जाओ निकलो यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। पता नहीं कहाँ से आ गए गरीब। चाची जी, हम दोनों अनाथ बहनें कहाँ जाएंगे? आपका ही तो सहारा है। हमें अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सुमन, अब इतनी भी कठोर मत बनो। यह दोनों बेचारी अब कहाँ जाएंगी?
सुमन अपने पति की बात मान जाती है और दोनों बहनों को अपने घर में रख लेती है, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी बनाकर दोनों बहनों से गधों की तरह काम करवाती। जब दिल में आता तो बेरहमी से उनकी पिटाई भी कर दिया करती थी और खाने के नाम पर तो रूखा सूखा देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर इतनी अत्याचार वाली जिंदगी अपनी चाची के घर में व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमन दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाने के बाद सड़ा हुआ खाना देती है। दीदी दीदी, खाने में से तो बदबू आ रही है। दीदी, चाची ने सही कहा था कि वो हमारी नानी याद दिला देंगी। देखो तो आज हमसे कितना ज्यादा काम कराया और फिर भी क्या दिया, सड़ा हुआ खाना। मेरा शरीर दर्द के मारे दुख रहा है, भूख भी बहुत ज्यादा तेज लग रही है। दीदी, जिस तरह से चाची के बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी तरह मैं भी जाना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। सपना, मेरी प्यारी बहन, यह सपना बहुत अच्छा है, लेकिन यह सपना सपना ही रहेगा। चाची तुम्हें कभी पढ़ने की परमिशन नहीं देंगी, वो हमें नौकर मानती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? और आज तो देखो, उन्होंने हद ही पार कर दी, सड़ा हुआ खाना दिया है, वो भी 2 दिन बाद। अब तुम ही बताओ कि तुम स्कूल कैसे जाओगी? आरोही और सपना आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सुमन आ जाती है और वह आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस आरोही बच्ची, मैंने तुझसे अदरक वाली चाय मांगी थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम दोनों मनहूसों को तो समय पर खाना मिल जाता है, काम वाम तो कुछ करना पड़ता नहीं है, बस 24 घंटे बैठ जाती हैं और गप्पे लड़ाती रहती हैं। चाची जी, माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही जल्दी से अपनी चाची के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उनके रूम में लेकर जाती है और उनसे बहुत हिम्मत कर सपना की पढ़ाई के बारे में बात करती है। चाची जी, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आपकी कोई भी गुलामी, कोई भी अत्याचार सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, कृपया करके सपना का सरकारी ही स्कूल में एडमिशन करवा दो। जब माँ जिंदा थी तो हम दोनों बहन सरकारी स्कूल में जाया करते थे, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। आरोही के इतना कहते ही सुमन आग बबूला हो जाती है और वह गर्मा गर्म चाय की प्याली आरोही के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जल जाता है और वह उसी हाथ को मोड़कर उससे कहती है, मनहूस, तेरी बहन को पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाना है, रहेगी तो वो फिर भी मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, अगर तूने मेरे सामने स्कूल जाने की बात की तो फिर तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मारकर 1 मिनट में निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, अब जा यहाँ से। मनहूस, सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी आरोही रोते हुए अपनी चाची के पास से आ जाती है। तभी सपना अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। दीदी, यह हल्दी का लेप लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे और मैं आज के बाद स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी, अपने दिल और दिमाग से यह ख्याल निकाल दूंगी। दीदी, आज की रात तो हमें पानी पीकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सड़ा हुआ है। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है और आरोही भी अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें सड़ा हुआ खाना फेंककर पानी पीकर रोते रोते सो जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद सुमन आरोही को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करम चली, मेरी बहन आ रही है और मेरी बहन को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना। उसे अलग अलग वैरायटी के खाना खाना बहुत पसंद है। और तो सुन सपना की बच्ची, पूरे गार्डन की सफाई कर देना। अगर तुम दोनों मनहूस बहनों की वजह से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, अपने काम पर लग जाओ। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब दोनों गरीब मनहूस बहन मेरे घर आई थी। बेचारी आरोही के हाथ में अभी भी छाले थे, उनमें अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन वह अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसे मजबूरी में ऐसे ही छालों में घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वह पूरे घर की सफाई करती है, उसके बाद इतने दर्द में बहुत मुश्किलों से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है और सपना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद सुमन की बहन विनीता आ जाती है और दोनों बहनें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी कि तभी विनीता की नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है।
छी छी, अरे अरे सुमन, तूने इतनी ज्यादा फटीचर गरीब नौकरानियों को क्यों रखा है? इनके कपड़ों से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। क्या ये खाना इन्होंने बनाया है? अरे यार, तू तो मेरे स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से जानती है कि मैं नौकरानी भी कैसी रखती हूँ। मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे गरीबों का हाथ का खाना मैं खाऊंगी? कभी भी नहीं। ऐसी गरीबों को तू कैसे बर्दाश्त कर रही है? अरे यार विनीता, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी बहन हो, तुम्हें तो मैं नाराज कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें यह नौकरानी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, राहुल के पापा यहाँ पर नहीं है, अभी के अभी इन दोनों गरीब बहनों को धक्के मारकर निकाल देती हूँ। लेकिन यार बस तुम नाराज मत हो। अगर तुम नाराज हो गई तो मुझे क्लब की मेंबरशिप कैसे दिलाओगी? तुम दोनों फटीचर गरीब बहनों, जाओ, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आ जाना। चाची जी, यह आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें मत निकालिए। हाँ हाँ चाची, इतनी रात हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालिए, हमें मत निकालिए। हम दोनों बहनों से जो भी करने के लिए कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं और कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके हमें मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती हैं, उनके पैर भी पकड़ती हैं, लेकिन चाची को बेचारी दोनों अनाथ बहनों के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और वह धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटक रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में जाल में एक चिड़िया फंसी हुई नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। आरोही तुरंत उसके पास जाती है, उसे जाल से बाहर निकालती है, नदी से पानी पिलाती है और जड़ी बूटी के पेड़ से लेकर कुछ जड़ी बूटियां उस चिड़िया के जख्मों पर लगाती है। जैसे ही वह चिड़िया ठीक होती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वह एक बहुत सुंदर परी थी। तभी वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों बहन बहुत अच्छी हो। तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदियों के जादुई 3 नेकलेस की नदी के पास लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने साथ दोनों बहनों को नदियों के जादुई 3 नेकलेस के पास लेकर जाती है। एक नेकलेस की नदी में सोना बह रहा था, दूसरे नेकलेस की नदी में हीरे बह रहे थे और तीसरे नेकलेस की नदी के पास मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। वहां जाकर परी दोनों बहनों से कहती है, आरोही और सपना, यह हमारी जादुई 3 नेकलेस की नदियां हैं। जिस नदी से सोना बह रहा है, अगर वह नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, और अगर हीरे वाला नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे। और अगर तुम जिस नेकलेस के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं वह नेकलेस पहनती हो तो यह बच्चे चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाएंगे और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी हीरे और सोना लेकर सारी जिंदगी ऐश करना चाहती हो या फिर इन मासूम बच्चों को चुड़ैल की कैद से आजाद कराकर 10,000 रुपए लेना चाहती हो। परी जी, हमें हमेशा हमारी माँ ने समझाया है कि मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए और लालच तो कभी नहीं करना चाहिए। और यह मासूम बच्चे अपने परिवार से अलग है और परिवार की क्या अहमियत होती है हम दोनों बहन अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम धन दौलत का लालच नहीं करेंगे। चुड़ैल से इन बच्चों को छुड़ाकर 10,000 रुपए लेकर अपना कोई काम शुरू करेंगे और मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। तुम दोनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए मैं सोने और हीरे के नेकलेस तुम्हें देती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। सपना और आरोही परी को धन्यवाद कहकर सोने और हीरे के नेकलेस लेकर आ जाती हैं, जिनकी मदद से दोनों बहनों के पास बहुत सारी धन दौलत आ जाती है। दोनों बहन महल में एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थीं और वह गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाने लगती हैं। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब इस बात की खबर सुमन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। मेरे घर में सड़ा हुआ खाना खाने वाली मामूली सी नौकरानी आज महल जैसे घर में रह रही हैं और इतने बड़े स्कूल में पढ़ने भी जा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और गांव के गरीब लोगों को तो सोना और हीरे तो ऐसे बांट रही हैं जैसे किसी सुनहर की बेटियां हों। पता तो लगा नहीं होगा आखिर क्या गड़बड़ है। ऐसा सोचकर सुमन दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन जब दोनों बहनें नदियों के जादुई 3 नेकलेस के बारे में बात कर रही थीं, तो उसी समय उसे पता चल जाता है कि काली पहाड़ी के पीछे परी के जादुई नदियों के 3 नेकलेस हैं और सुमन अपनी बहन विनीता के साथ नदियों के जादुई नेकलेस के पास पहुंच जाती है। दोनों बहनें लालची थीं।
परी, हम बच्चों की मदद क्यों करेंगे? हमारी बला से चुड़ैल इन्हें पकाकर खा जाए, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। इनकी मदद करने के चक्कर में क्या हम सोने और हीरे के नेकलेस ले जाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें तो सोने और हीरे के नेकलेस चाहिए, जिनकी मदद से हम माला माल हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमें नहीं करनी किसी की भी मदद। क्यों विनीता, सही कह रही हूँ ना? दोनों बहनें धन दौलत का लालच करती हैं और वह सोने और हीरे की नदियों के जैसे ही नेकलेस पहनती हैं तो वह उसी नदी में डूबकर बहुत दूर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। इस तरह सुमन और विनीता को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही और सपना अपने अच्छे स्वभाव और उन्होंने लालच नहीं किया था, इसलिए वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।